आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम टू एवरीवन। तो हमने पिछले लेक्चर में जो कंक्लूड किया था वो हमने एसएआर के बारे में कंक्लूड किया था। एसएआर की डेफिनेशन को देख लिया था। फिर हमने ये देखा था कि एसएआर में क्या मेथोडोलॉजी जो है वो ली जाती है और एसएआर बेस्ड स्टडीज़ क्यों की जाती हैं, ये हमने आपको डेप्थ में बता दिया था। उसके बाद फिर हम आ गए थे क्यूएसएआर की डेफिनेशन पे कि क्यूएसएआर क्या होता है, इक्वेशन का मतलब क्या होता है, क्यूएसएआर का किस तरह से हम बायोलॉजिकल एक्टिविटी को मॉलिक्यूलर डिस्क्रिप्टर्स को यूज़ करते हुए कंपेयर करते हैं, उसके साथ कोरिलेट करते हैं। और फिर हमने उसकी दो टेक्निक्स के बारे में स्टडी किया जिसमें 2D एनालिसिस आती है और 3D एनालिसिस आती है। 2D एनालिसिस को हमने अच्छी तरह से जो है वो डिस्कस कर लिया था कि किस तरह से हम पहले मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए, जिसको हम मेडिसिनल केमिस्ट्री की ज़बान में डिस्क्रिप्टर्स कहते हैं, जो उस मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज़ को डिफ़ाइन करेंगे डिफरेंट पैरामीटर्स को यूज़ करते हुए। जैसे लिपोफिलिक पैरामीटर्स के बारे में हमने स्टडी किया था, स्टेरिक पैरामीटर्स के बारे में स्टडी किया था और इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर्स के बारे में स्टडी किया था। और इन्हीं पैरामीटर्स की स्पेसिफ़िक वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए हम एक इक्वेशन ड्राइव करते हैं और उस इक्वेशन को हम जो है वो बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ दैट मॉलिक्यूल से कंपेयर करते हैं। सही है। और प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ मॉलिक्यूल क्या आएंगी। सही है। और किस तरह से डिफरेंट कांस्टेंट्स को, ये डिफरेंट वैल्यूज़ को चेंज करके हमारे पास बायोलॉजिकल एक्टिविटी पे असर आएगा। उसकी हमने क्लासिकल एग्जांपल भी देख ली थी, एडिनर्जिक, जो हमने एगोनिस्ट के हिसाब से जो है वो स्ट्रक्चर बेस हमने उसकी इक्वेशन ड्राइव की थी। और इक्वेशन ड्राइव करने के बाद हमने ये पता लगाया था कि हैमिट कांस्टेंट चेंज करने से और पाई वैल्यू चेंज करने से जो है वो क्या इफ़ेक्ट आएगा एक्टिविटी के ऊपर, एक्टिविटी कब बढ़ेगी। तो ये एसएआर बेस्ड स्टडीज़ में हमने देखा था, जिसमें हमने हेंस एनालिसिस को डिस्कस कर लिया था और फ्री विल्सन एनालिसिस को भी डिस्कस कर लिया था। और वहाँ पर हमने 2D एनालिसिस जो है वो कंप्लीट कर ली थी। अब हम 3D एनालिसिस पर आ रहे हैं। 3D एनालिसिस में आपके पास दो मेन अप्रोचेस जो है वो इस्तेमाल होती हैं। पहली अप्रोच का नाम है कॉम्फा और दूसरी अप्रोच का नाम है कॉम्सिया। कॉम्फा स्टैंड फॉर कंपैरेटिव मॉलिक्यूलर फील्ड एनालिसिस, और इसमें बेसिकली हम उस कंपाउंड की के अराउंड स्टेरिक वैल्यूज़ और इलेक्ट्रोस्टैटिक वैल्यूज़ को कैलकुलेट करके उसको बायोलॉजिकल एक्टिविटी से रिलेट कर रहे होते हैं। और कॉम्सिया बेसिकली एक कॉम्फा से एडवांस टेक्निक है। कॉम्फा की जो लिमिटेशंस हैं उनको ओवरकम करने के लिए जो टेक्निक यूज़ की गई उसका नाम जो है वो कॉम्सिया है। कॉम्सिया स्टैंड फॉर कंपैरेटिव मॉलिक्यूलर सिमिलैरिटी इंडेक्स एनालिसिस। इसमें स्टेरिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक वैल्यूज़ तो होती हैं, लेकिन इसके अलावा हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वैल्यूज़ को भी जो है वो कंसिडर कर रहे होते हैं क्यूएसएआर बेस्ड मॉडल बनाने के लिए, और हाइड्रोफोबिक फील्ड को भी जो है वो कंसिडर कर रहे होते हैं क्यूएसएआर मॉडल को डिज़ाइन करने के लिए, और इनको ही रिलेट करते हैं बायोलॉजिकल एक्टिविटी से। सही है। तो पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट लेंगे कि ये 3D एनालिसिस किस तरह से हमें जो है वो क्यूएसआर बेस्ड मॉडल बनाने में मदद करती है और किन किन पैरामीटर्स को हमें अंडर कंसिडरेशन यूज़ करना होता है और क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं। हम फ्रॉम द वेरी बिगनिंग जब मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर एंटर हुए तो हम शुरू से यही बात करते जा रहे हैं कि रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने के लिए जो है वो ड्रग या लाइगेंड को जो है वो रिसेप्टर से बाइंड होना होता है, और रिसेप्टर से बाइंड होने के बाद वो स्पेसिफिक टाइप के बॉन्ड्स फॉर्म करती है, और बॉन्ड्स फॉर्म करने के बाद वो उस रिसेप्टर पे जो है वो अपना इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करती है। और उसके लिए जो है वो मॉलिक्यूलर ओरिएंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि रिसेप्टर पे जाके वो ड्रग जो है वो अपने आप को प्रॉपर्ली फ़िट करे, जिसमें हमने इंड्यूस फिट मॉडल के बारे में पढ़ा था, लॉक एंड की मॉडल के बारे में पढ़ा था, जो उस ड्रग को सिलेक्टिव बनाते हैं। फिर हमने बात की थी कि सिर्फ ओरिएंटेशन बल्कि स्टीरियोकेमिस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है उस ड्रग की, कि उसमें सेप्टियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स क्या है, किस तरह से एटम्स अपने आप को अरेंज किए हुए हैं। फिर हम एक और स्टेप आगे चले गए थे जिसमें हमने बात की थी कि स्पेसिफिक टाइप के फंक्शन ग्रुप्स होने चाहिए जो कि स्पेसिफिक एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन यहाँ पर जब हम क्यूएसआर मॉडल डिज़ाइन कर रहे होते हैं और स्पेसिफिकली 3D क्यूएसआर मॉडल डिज़ाइन कर रहे होते हैं, तो हमें अपने कॉन्सेप्ट को अपडेट करना पड़ता है, अपने कॉन्सेप्ट को अपग्रेड करना पड़ता है। और वो क्या कॉन्सेप्ट है? वो ये कॉन्सेप्ट है कि जब ड्रग रिसेप्टर की तरफ जाएगी तो रिसेप्टर ड्रग को एटम्स या बॉन्ड्स की फॉर्म में नहीं देखेगा, वो जो है वो उस लाइगेंड को या उस ड्रग को एक फोर्सेस का जो है वो मजमुआ कंसिडर करेगा। वो ये देखेगा कि लाइगेंड जो है वो बेसिकली जो रीच कर रहा है उस रिसेप्टर की प्रॉक्सिमिटी पे या उस एक्टिव साइट पे जो रीच कर रहा है, तो रीच करने के लिए बेसिकली एक स्पेसिफिक टाइप की फ़ोर्स चाहिए उसको।
तो हमने यही बात यहाँ पे की कि हम अपने कॉन्सेप्ट को अपग्रेड करें, जिसमें हमने ये बात की कि रिसेप्टर जो है वो लाइगेंड को एज अ कॉम्प्लेक्स फोर्सेस के तौर पे जो है वो परसीव करता है कि एक ऐसा मॉलिक्यूल उसकी तरफ आ रहा है जिसमें फोर्सेस मौजूद हैं। सही है। हमने बात पढ़ी थी कि रिसेप्टर के पास जो है वो एक्टिव साइट होती है और मॉलिक्यूल जो है वो बेसिकली उस एक्टिव साइट की तरफ आता है। अब जाहिर सी बात है, उस मॉलिक्यूल को एक्टिव साइट पे रीच करने के लिए कुछ ना कुछ फोर्सेस की ज़रूरत होती है। सही है। अब वो फोर्सेस यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ इंटरेक्शन हम लेते हैं कि रिसेप्टर के पास जाने के बाद रिसेप्टर के अंदर जो है वो लाइगेंड अपने आप को फिट करता है और फिट करने के बाद जो है वो जाहिर सी बात है बॉन्ड्स जो है वो फॉर्म होते हैं। अब जो वो बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं उन बॉन्ड के लिए जो है वो कुछ ना कुछ एनर्जी जो है वो चाहिए होती है। तो यहाँ पर बेसिकली जब हम 3D QSR मॉडल डिज़ाइन करते हैं तो हम उन्हीं फोर्सेस को जो है वो कंसिडर करते हैं जो उस लाइगेंड के मॉलिक्यूल को ये ताकत देती हैं कि वो रिसेप्टर की तरफ जो है वो अप्रोच करे। और वो फोर्स जो कि आपके पास रिसेप्टर की तरफ अप्रोच करने के लिए मदद करती है वो होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, कि रिसेप्टर के ऊपर भी कुछ ना कुछ चार्ज मौजूद है और लाइगेंड के ऊपर भी कुछ ना कुछ चार्ज मौजूद है और रिसेप्टर और लाइगेंड एक दूसरे से दूर हैं। तो वो जो चार्ज बेस्ड अट्रैक्शन होगी लाइगेंड की टुवर्ड्स द रिसेप्टर, जो उसको आपके पास क्या कहते हैं इस काबिल बनाएगी कि वो प्रॉक्सिमिटी ऑफ द रिसेप्टर की तरफ चले जाए, विसिनिटी ऑफ द रिसेप्टर की तरफ चले जाए। तो वो पर्टिकुलर फोर्स की वैल्यू को हम कैलकुलेट करके जो है वो 3D QSR मॉडल जो है वो बना रहे होते हैं। और जब एक लाइगेंड जो है वो रिसेप्टर की प्रॉक्सिमिटी की तरफ चले जाता है या एक्टिव साइट की तरफ चले जाता है तो वहाँ पर जाके वो अपने आप को प्रॉपर्ली ओरिएंट करता है और ओरिएंट करने के बाद अपने आप को उसमें फिट करता है, ओरिएंट करता है और फिर जाके बॉन्ड्स फॉर्म करता है। तो वो जो फिटिंग है, जो क्लोज इंटरेक्शन है, उसमें जो बेसिकली आपके पास जिस टाइप का इंटरेक्शन इन्वॉल्व होता है वो कहलाता है वैन डर वाल्स इंटरेक्शन। बेसिकली वैन डर वाल्स इंटरेक्शन जिसे हम हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन भी कहते हैं, जो कि बल्कि ग्रुप्स की वजह से आ रहा होता है उस लाइगेंड की वजह से, तो उसकी भी हम फोर्स को कंसिडर करते हैं और फिर उसको QSR मॉडल में जो है वो यूज़ करते हैं। तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है 3D QSR मॉडल का, कि जिसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक वैल्यूज़ को और स्टैटिक वैल्यूज़ को कैलकुलेट करके, इन फोर्सेस की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करके हम जो है वो एक इक्वेशन बना रहे होते हैं। और यहाँ पर थ्योरेटिकल इक्वेशंस नहीं होती, यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी होती हैं। इसी वजह से 3D QSR मॉडल ज़्यादा जो है वो प्रेडिक्टेबल है और ज़्यादा जो है वो उसकी इम्पोर्टेंस है एज़ कम्पेयर टू द 2D एनालिसिस। सही है। अच्छा, तो ये मैंने बात की कि बेसिकली हमारे पास जो 3D QSR मॉडल होता है वो एक ऐसा मेथड है जिसके ज़रिए हम जो है वो 3D मॉलिक्यूलर फील्ड्स को जो कि आपके पास जब कंपाउंड रिसेप्टर को रीच कर रहा होता है, रिसेप्टर की विसिनिटी में आता है, तो उस वक्त जो मॉलिक्यूलर फील्ड्स बन रही होती हैं, मॉलिक्यूलर फील्ड्स पैदा हो रही होती हैं, फोर्सेस जो लग रही होती हैं इंटरेक्शन की बेसिस के ऊपर, उन्हीं इंटरेक्शंस को हम यूज़ करते हुए, उनकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हुए एक इक्वेशन ड्राइव करते हैं और उस इक्वेशन के ज़रिए हम जब उस पर उसको फिर बायोलॉजिकल एक्टिविटी से कंपेयर करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक एडिशनल बात ये होती है कि यहाँ पर हम प्रॉपर्ली उन सारे 3D डिस्क्रिप्टर्स को जो है वो स्टेटिस्टिकली जो है वो मेथड अप्लाई करके कोरिलेट कर रहे होते हैं। यहाँ पे स्टेटिस्टिकल मेथड की इन्वॉल्वमेंट जो है वो आ जाती है। यहाँ पर हम दो टाइप के मेथड्स यूज़ करते हैं, एक पार्शियल लीस्ट मेथड होता है, लीस्ट स्क्वायर मेथड होता है, इन्वर्स पार्शियल लीस्ट स्क्वायर मेथड होता है। ये स्टेटिस्टिकल टूल्स हैं जिसके ज़रिए हम अपनी मॉडल की क्वालिटी को डिफ़ाइन करते हैं और प्रिडिक्टिबिलिटी चेक कर रहे होते हैं अपने मॉडल की, कि जो हमने प्रिडिक्ट किया है क्या वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से जो है वो क्या कहते हैं लिंक कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे हम 3D डिस्क्रिप्टर्स यूज़ कर रहे हैं, 3D फोर्सेस यूज़ कर रहे हैं। 3D फोर्सेस का मतलब ये है कि एक मॉलिक्यूल जब रिसेप्टर की विसिनिटी में जा रहा है तो XYZ डायमेंशंस में जो फोर्स अप्लाई कर रहा है, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन की वजह से हो रही हो या स्टेरिक इंटरेक्शन की वजह से पैदा हो रही हो, उन तीनों डायमेंशंस की फोर्सेस को हम यूज़ करते हुए उसको रिलेट करते हैं बायोलॉजिकल एक्टिविटी से। और यहाँ पर हम स्टेटिस्टिकल मेथड्स का भी यूज़ करते हैं 3D QSR मॉडल को जो है वो डिफ़ाइन करने के लिए। और ये मेथड बेसिकली आपके पास तब अप्लाई होता है, उन सिचुएशंस में अप्लाई होता है जब हमें रिसेप्टर का स्ट्रक्चर पता नहीं होता, हमें लाइगेंड का स्ट्रक्चर पता होता है और हमारे पास लाइगेंड जो है वो डिफरेंट टाइप के सेट्स में अवेलेबल होते हैं। तो जब हम जो है वो 3D QSR मॉडल जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं
यानी कि हमें पता होता है कि हमने पहले एक्सपेरिमेंटली उन्हें डिज़ाइन किया, हमने जो है वो लैब के अंदर उनको सिंथेसाइज़ किया और सिंथेसाइज़ करने के बाद उनकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू टारगेट के ख़िलाफ़ जो है वो हमने निकाल ली। अब हमारे पास एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आ गई। अब हम जो है वो कंप्यूटेशनल वर्क की तरफ जाएंगे, जिसमें हम मॉलिक्यूल्स उसको ट्रेन करवाएंगे और फिर उनके जो है वो स्टैटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे और फिर इक्वेशन ड्राइव करेंगे। इक्वेशन ड्राइव करने के बाद स्टैटिस्टिकल मेथड्स अप्लाई करेंगे। स्टैटिस्टिकल मेथड अप्लाई करने के बाद हम जो है वो ग्राफ से इस बात को जो है वो प्रेडिक्ट करेंगे कि कौन से कंपाउंड की वैल्यू जो हमने प्रेडिक्ट की है। बेसिकली आपके पास 3D QSR मॉडल डिज़ाइन करके कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री के ज़रिए, कंप्यूटेशनल वर्क के ज़रिए कौन से कंपाउंड की वैल्यू जो है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से जो है वो रिसेंबल करिए और कितना जो है वो कोरिलेशन है दोनों वैल्यूज़ के अंदर। तो बेसिकली ये QSR मॉडल जो है वो इसलिए यूज़ किया जाता है। सही है। तो ये वाली बात की कि 3D QSR जो है वो बेसिकली आपके पास क्लासिकल QSR की ही एक्सटेंशन है और इसमें हम 3 डायमेंशनल प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हैं लिगेंड की, ताकि हम उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को प्रेडिक्ट कर सकें। और यहाँ पर हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिसमें हमारे पास पार्शियल लीस्ट स्क्वायर मेथड है। इसके अलावा जो वो इन्वर्स पार्शियल लीस्ट स्क्वायर मेथड है और ANN मेथड है। ये डिफरेंट टाइप के हम मेथड्स जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पर अब 3D QSR एनालिसिस के अंदर हमारे पास 3D QSR मॉडल को प्रेडिक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले हमारे पास जो भी हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो भी हमने सेट ऑफ लिगेंड बनाया होता है, उनको जो है वो बेसिकली हम क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूलर डायमेंशन या मॉलिक्यूलर लैटिस में उसको जो है वो प्लेस कर देते हैं। सही है। उस मॉलिक्यूलर लैटिस की जो है वो एक स्पेसिफिक टाइप के एंगस्ट्रॉन का जो वो बॉक्स होता है, 4 एंगस्ट्रॉन का बॉक्स होता है या 2 एंगस्ट्रॉन का बॉक्स होता है, उसकी डायमेंशंस जो है वो हमें पहले से ही पता होती हैं। उसके अंदर हम अपने मॉलिक्यूल को प्रॉपर्ली अलाइन करके जो है वो प्लेस कर देते हैं और प्लेस करने के बाद हम उस मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन करवाते हैं एक स्पेसिफिक टाइप के एटम से, जिसे हम कहते हैं प्रॉब एटम। सही है। प्रॉब एटम की इंटरेक्शन की बेसिस के ऊपर ही हम इलेक्ट्रोस्टैटिक और स्टैटिक वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं और फिर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक और स्टैटिक वैल्यूज़ हमारे पास आती है उनको हम बायोलॉजिकल एक्टिविटी से कोरिलेट कर रहते हैं। तो बेसिकली 3D QSR एनालिसिस में हम प्रॉब बेस्ड मेथड जो वो यूज़ कर रहे होते हैं। अब ये प्रॉब बेस्ड मेथड क्या होता है और प्रॉब एटम क्या होता है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। सही है। अच्छा, आपने ये बात जो है वो क्या कहते हैं जहन नशीन कर लेनी है कि QSAR मॉडल सिर्फ प्रिडिक्टिबिलिटी के लिए इस्तेमाल हो रहा है, कन्फर्मेशन के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा। कन्फर्मेशन करने के लिए हमें एक प्रॉपर एक्सपेरिमेंटल ऐसे जो है वो डिज़ाइन करना होता है और एक्सपेरिमेंटल ऐसे में भी हमारे पास एरर्स जो है वो आ सकते हैं। सिर्फ मतलब ये हम नहीं कह सकते कि हम सिर्फ QSAR मॉडल पे रिलाई कर सकें, क्योंकि QSAR मॉडल एक प्रिडिक्टिबिलिटी के लिए यूज़ हो रहा है कि आया जो हमने प्रेडिक्शन की है, तो उस प्रेडिक्शन को कंफर्म करने के लिए हमें एक्सपेरिमेंटल ऐसे करना जो है वो ज़रूरी होता है। हम ये नहीं कर सकते कि हम एक्सपेरिमेंटल ऐसे नहीं करें और सिर्फ QSAR के ऊपर रिलाई कर लें, ऐसा नहीं हो सकता। दोनों की चीज़ों को हमें साथ पैरेलल लेके जो है वो चलना होता है। सही है। तो मैंने यही बात की कि 3D QSAR के अंदर हम 3D डिस्क्रिप्टर्स यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिन्हें हमें जो है वो एलिमिनेट करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें हमें जो है वो प्रॉपर्ली हैंडल नहीं कर सकते हम QSR मॉडल में, उनको जो है वो यूज़ नहीं कर सकते। जैसे डीसॉल्वेशन एनर्जेटिक्स है, टेम्परेचर है, डिफ्यूजन है, ट्रांसपोर्ट है, pH है, क्योंकि ये फैक्टर्स जो है वो कांस्टेंट नहीं रहते। ये फैक्टर्स जो है वो रिस्पेक्ट टू द कंपाउंड चेंज होते रहते हैं। तो इस चीज़ को मतलब जो वेरिएबल्स चेंज हो सकते हैं उन्हें हम जो है वो 3D QSR एनालिसिस में यूज़ नहीं कर सकते। सही है। इसके अलावा भी हम ये कहते हैं कि इन प्रॉब्लम्स के अलावा भी 3D QSAR एनालिसिस की जो अप्रोच है वो एक यूज़फुल अप्रोच है और बेटर अप्रोच है। ठीक है। तो प्रिंसिपल क्या है 3D QSAR की? प्रिंसिपल 3D QSAR की यही है कि हम जो है वो बेसिकली आपके पास एक ऐसा मेथड है जिसके ज़रिए हम मैपिंग कर रहे होते हैं और मैपिंग करने के साथ साथ हम ये चेक कर रहे होते हैं कि कौन से ऐसे रीजन्स हैं उस मॉलिक्यूल के अंदर जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिकली फेवरेबल हैं, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिकली अनफेवरेबल हैं। कौन से ऐसे रीजन्स हैं मॉलिक्यूल के अंदर और जो कि आपके पास स्टैटिकली फेवरेबल है और जो कि स्टैटिकली अनफेवरेबल है। तो ये एक बेसिकली मैपिंग का प्रोसेस है, ताकि हम एक क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप जो है वो
इस्टेब्लिश कर सकें। और इसमें मैं फिर दोबारा आपको बता रहा हूँ कि एक सिंगल लाइगेंड यूज़ नहीं होता, इसमें एक प्रॉपर पूरी लिस्ट ऑफ लाइगेंड यूज़ होती है और हर लाइगेंड को जो है वो प्रॉपर्ली अलाइन करके जो है वो प्रॉब एटम से जो है वो गुजारा जाता है। और प्रॉब एटम जो है वो हर एक पॉइंट ग्रिड पॉइंट के ऊपर स्टेरिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन जो है वो उसके साथ बनाता है और जो है वो उसकी फील्ड्स को कैलकुलेट करता है। और फील्ड्स को कैलकुलेट करने के बाद उन कंपाउंड्स की जो है वो ग्राफिकली उन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर सपोज़ कंपाउंड ए है, उसमें एक स्पेसिफिक टाइप का सब्स्टिट्यूएंट है, कंपाउंड बी में वो सब्स्टिट्यूएंट चेंज हो गया, एक जगह क्लोरीन लगा हुआ है, एक जगह CF3 लगा हुआ है। तो क्लोरीन लगने की वजह से उसकी स्टेरिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की वैल्यूज़ अलग आएंगी, CF3 लगने की वजह से उसकी स्टेरिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स की वैल्यू अलग आएंगी। और जब स्टेरिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की वैल्यूज़ अलग आएंगी तो उनका इम्पैक्ट बायोलॉजिकल एक्टिविटी पे अलग होगा। तो जब हम सारे सेट ऑफ कंपाउंड्स को जो है वो ग्रिड के अंदर जब वो प्लेस कर देते हैं और प्रॉब एटम से इंटरेक्ट करते हैं और फिर सबकी वैल्यूज़ निकल के आ जाती हैं, तो उनको फिर हम जो है वो पार्शियल लीस्ट स्क्वायर मेथड के ज़रिए उनकी इक्वेशन ड्राइव करते हैं। और ड्राइव करने के बाद हम ये देखते हैं कि हर एक कंपाउंड के अंदर जो ग्रुप लगा हुआ है वो किस तरह से जो है वो उस कंपाउंड के अंदर इफेक्ट दे रहा है, आया वो स्टेरिकली फेवरेबल है या स्टेरिकली अनफेवरेबल है, इलेक्ट्रोस्टैटिकली फेवरेबल है, इलेक्ट्रोस्टैटिकली अनफेवरेबल है। और हम सारे कंपाउंड्स में से एक बेस्ट कंपाउंड को जिसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, एक्सपेरिमेंटली सबसे ज़्यादा होती है, उसे हम एज अ टेम्पलेट या रेफरेंस कंपाउंड जो है वो ले लेते हैं। और फिर उस रेफरेंस कंपाउंड से हम जो है वो कंपेयर कर रहे होते हैं बाकी जो है वो कंपाउंड्स की वैल्यूज़ को। सही है। तो ये इस तरह से हम चेक करते हैं किस तरह से कोरिलेट कर रहे हैं हम दोनों की एक्टिविटीज़ से। सही है। अच्छा, अब हम यही चीज़ देखेंगे कि हमारे पास जो है वो मैंने यही बात की कि यहाँ पर जो है वो हम फोर्सेस के ज़रिए और यहाँ पर जो है वो बेसिकली हमारे पास हम मॉलिक्यूलर फील्ड्स के ज़रिए जो है वो 3D QSR मॉडल जो है वो डिज़ाइन कर रहे होते हैं। तो मैंने बात की कि दो टाइप के इंटरेक्शंस की एनर्जीज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन और एक हमारे पास स्टैटिक इंटरेक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन क्या होता है उसको हम कूलम्स लॉ से डिफ़ाइन करते हैं। कूलम्स लॉ ने ये बात की थी कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्जन होती है बिटवीन द टू चार्जेस, वो जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज की प्रोडक्ट से और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस से। यानी कि जितना डिस्टेंस जो है वो बढ़ता चला जाएगा उतनी जो है वो बेसिकली आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो है वो क्या कहते हैं आपके पास ऐसे जितना डिस्टेंस जो है वो कम होता चला जाएगा उतनी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो है वो बढ़ती चली जाएगी और जितना डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा उतनी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कम होती चली जाएगी। लेकिन जो स्टेरिक एनर्जी है बेसिकली वो आपके पास जो है वो 12 की पावर से जो है वो डिक्रीज़ होती है। अब ये सारे जो है वो कंप्यूटेशनल टर्म्स हैं, ये फॉर्मूले बेस्ड जो है वो मैं आपको टर्म्स बता रहा हूँ। यानी कि हमारे पास लॉन्ग डिस्टेंसेस इस पे जो फोर्स लग रही होती है, जो लॉन्ग डिस्टेंसेस पे जो आपके पास एटम्स इंटरेक्ट कर रहे होते हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की वजह से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। इसी की वजह से जो है वो लाइगेंड अप्रोच कर पाता है रिसेप्टर की प्रॉक्सिमिटी या एक्टिव साइट के ऊपर। मतलब लाइगेंड जो रिसेप्टर की प्रॉक्सिमिटी या एक्टिव साइट की तरफ अप्रोच कर रहा होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को यूज़ करते हुए कर रहा होता है। यानी कि लॉन्ग डिस्टेंसेज में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है वो लाइगेंड कैपेबल बना रही होती है कि वो एक्टिव साइट पे जो है वो आ जाए। और फिर जब लाइगेंड एक्टिव साइट पे आ जाता है तो वो अपने आप को प्रॉपर्ली ओरिएंट करता है, अपने आप को फिट करता है। तो वहाँ पर स्टेरिक फोर्सेस जो है वो अपना रोल प्ले करती हैं जो कि शॉर्ट टर्म इंटरेक्शंस में अपना जो है वो रोल प्ले कर रही होती हैं। तो इसी तरह मतलब ये दो फोर्सेस हैं जो कि ड्रग बाइंडिंग में और ड्रग की अप्रोचिंग में अपना रोल प्ले कर रही होती हैं। सही, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो रेड वाला है, ये रेड वाले जो आपके पास हैं ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है। और जब ये प्रॉक्सिमिटी में आ गया तो वहाँ पर बेसिकली आपके पास शॉर्ट रेंज इंटरेक्शन हुआ जिसे हम ग्रे से शो करें। और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है वो इन्वर्स ऑफ द डिस्टेंस है। और जो आपके पास क्या कहते हैं वैन वोल्ट पोटेंशियल है, शॉर्ट रेंज पोटेंशियल है, वो जो है वो बेसिकली आपके पास 1 की पावर r² 12 से जो है वो रिलेट कर रहा है। सही है। तो इस तरह से जो है वो QSR मॉडल का कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पर रिलाई करता है। सही है। उसके बाद हमारे पास हम ये देखेंगे कि 2D एनालिसिस और 3D एनालिसिस में फ़र्क क्या है। तो मैंने यही बात की कि QSR जो है वो यही काम करता है कि वो केमिकल स्ट्रक्चर या मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज़ या मॉलिक्यूलर डिस्क्रिप्टर्स को किसी भी कंपाउंड के उसके बायोलॉजिकल एक्टिविटी से रिलेट कर रहा होता है। लेकिन 2D एनालिसिस और 3D एनालिसिस में मेन फ़र्क ये है कि 2D एनालिसिस में हम जो है वो XYZ डिपेंडेंट पैरामीटर्स को यूज़ नहीं करते। सही है। वहाँ पे हम डायमेंशन से डील नहीं करते।
लेकिन 3D एनालिसिस में हम तीनों जो आपके पास कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जो पूरी स्पेस होती है मॉलिक्यूल के अराउंड, उसमें जो एक्स वाई जी डायमेंशन पे जो स्टैटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक वैल्यूज़ होती हैं, उन्हें हम जो है वो बेसिकली यूज़ कर रहे होते हैं इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए। लेकिन 2D एनालिसिस में हम कोई एक्स वाई जी डायमेंशंस एंड पैरामीटर्स यूज़ नहीं करते, उसमें सिर्फ स्पेसिफिक वैल्यू के स्पेसिफिक कांस्टेंट इनके पैरामीटर्स जो यूज़ कर रहे होते हैं। इसमें लॉग पी वैल्यू है, मॉलिक्यूलर रिफ्रैक्टिविटी है, टेफिट्स कांस्टेंट है, सब्स्टिट्यूएंट हाइड्रोफोबिक कांस्टेंट है, हैमिट्स कांस्टेंट वैल्यू है, उनको यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास हम जो है वो क्या कहते हैं, एक्स वाई जी डायमेंशंस में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक और स्टैटिक वैल्यूज़ हो रही होती हैं, उनको जो है वो हम जो है वो इक्वेशन बनाने में यूज़ कर रहे होते हैं 3D QSAR के अंदर। सही है। इसी वजह से जो है वो 3D QSAR के अंदर जो है वो नंबर ऑफ़ डिस्क्रिप्टर्स जो वो बढ़ जाते हैं एज़ कम्पेयर टू द 2D एनालिसिस। सही है। आप ये देख सकते हैं डायग्राम से कि ये एक सेम ही मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल को हम क्लासिकल QSAR से रिप्रेजेंट करें और एक मॉलिक्यूल को हम 3D QSAR से रिप्रेजेंट करें। तो क्लासिकल QSAR में हम क्या करते हैं, हम डिस्क्रिप्टर्स तो दोनों में यूज़ करते हैं, लेकिन एक डिस्क्रिप्टर्स जो है वो डायमेंशन इंडिपेंडेंट होते हैं और एक डिस्क्रिप्टर जो है वो डायमेंशन डिपेंडेंट होते हैं। 2D QSAR के अंदर, यहाँ पे क्लासिकल QSAR के अंदर हम वो मॉलिक्यूलर डिस्क्रिप्टर्स यूज़ करते हैं जिसे हम डायमेंशंस में डिफ़ाइन नहीं करते। मतलब जैसे हैमिट कांस्टेंट वैल्यू होगी तो उसका एक्स वाई जी डायमेंशन कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक्स डायमेंशन पे हैमिट कांस्टेंट की वैल्यू अलग हो जाए और एक वाई डायमेंशन पे हैमिट कांस्टेंट की वैल्यू अलग हो जाए, जेड डायमेंशन पे हैमिट कांस्टेंट की वैल्यू अलग हो जाए। ऐसा नहीं होगा। लॉग पी वैल्यू भी कांस्टेंट रहेगी सारी डायमेंशन पे, एम वैल्यू भी कांस्टेंट रहेगी सारी डायमेंशन पे। इसलिए 2D एनालिसिस जो है वो लेस प्रेडिक्टेबल है, क्योंकि इसमें हम चेंज नहीं प्रेडिक्ट कर सकते। सही है। बनस्बत इसके जब आप राइट हैंड साइड पर देखें तो 3D QSAR के अंदर हम ऐसे जो है वो क्या कहते हैं, आपके पास मॉलिक्यूलर डिस्क्रिप्टर्स यूज़ कर रहे होते हैं जो तीनों डायरेक्शंस जो है वो डिपेंडेंट होते हैं। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक वैल्यूज़ जो है वो एक्स वाई जी डायमेंशन में चेंज आएगी और जो है वो स्टैटिक वैल्यूज़ भी एक्स वाई जी डायमेंशन में चेंज आएगी, डिपेंडिंग अपॉन द सब्स्टिट्यूएंट, कौन सा सब्स्टिट्यूएंट जो है वो कहाँ लगा हुआ है। तो ये 3D QSAR एक बहुत बहुत पावरफुल टेक्निक हो जाती है जिसमें हम डायमेंशन बेस्ड डिस्क्रिप्टर्स जो है वो यूज़ करें, जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम में आपको शो किया हुआ है। सही है। तो यहाँ पे आके हम बेसिक इंट्रोडक्शन को एंड करते हैं अपने 3D QSAR को, और फिर नेक्स्ट में हम जो है वो कॉम्फा को डिटेल में डिस्कस करेंगे और एंड में हम जो है वो कॉमिसा को जो है वो डिस्कस करेंगे। सही है। कॉम्फा बेसिकली आपके पास एक टेक्निक है, एक अप्रोच है 3D QSAR एनालिसिस को जो है वो परफॉर्म करने की। और सबसे पहले जो है वो क्रैमर ने इसको डेवलप किया था 1987 के अंदर। और उसने जो है वो बेसिकली आपके पास क्या किया था, उसने बेसिकली एक मॉडलिंग सिस्टम बनाया था जिसका नाम यहाँ पे दिया हुआ है डायनेमिक लैटिस ओरिएंटेड मॉलिक्यूलर मॉडलिंग सिस्टम। उसने क्या किया था, उसने जो है वो बेसिकली मॉलिक्यूल को एक बॉक्स के अंदर, एक ग्रिड बॉक्स के अंदर जिसकी डायमेंशन जो है वो फिक्स थी, उसके अंदर प्लेस किया था। और प्लेस करने के बाद उसने ये देखा था कि जब उस मॉलिक्यूल को हम किसी एक डायनेमिक एटम से जो है वो इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो उस डायनेमिक एटम से इंटरेक्शन करने पर जो वैल्यूज़ में चेंज आ रहा है, उसने उन वैल्यूज़ को एक्सट्रैक्ट किया था। और वैल्यूज़ को एक्सट्रैक्ट करने के बाद उस पर स्टेटिस्टिकल पैरामीटर्स अप्लाई करके उसको बायोलॉजिकल एक्टिविटी से रिलेट किया था। सही है। उसके बाद जो है वो बेसिकली इसी टेक्निक को जो है वो मॉडिफाई कर दिया गया, और मॉडिफाई करने के बाद आज जो है वो कॉम्फा की टेक्निक को जो है वो इस्तेमाल किया जाने लगा। यानी कि स्टेटिस्टिकल एनालिसिस को भी यूज़ किया जाने लगा और जो बेसिक 2D एनालिसिस जो आपके पास थी उसको भी यूज़ किया जाने लगा। सही है। अब बेसिक आइडिया का है कॉम्फा परफॉर्म करने का। कॉम्फा बेसिकली हमने बात की एक 3D QSAR एनालिसिस की एक अप्रोच है। कॉम्फा में बेसिकली आपके पास क्या होता है, कॉम्फा में हमने यही बात की कि हम जो है वो क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल को प्रॉपर्ली अलाइन करके उसको जो है वो एक क्रिस्टल लैटिस के अंदर या एक मॉलिक्यूल लैटिस के अंदर प्लेस कर देते हैं। और प्लेस करने के बाद हम ये चेक करते हैं कि आपके पास जब हमने उसके अंदर जब एक प्रॉप एटम ऐड किया, तो प्रॉप एटम ऐड करने के बाद हम ये चेक करते हैं कि वो प्रॉप एटम उस ग्रिड के हर एक पॉइंट पे किस तरह से उस मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट कर रहा है। और मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करने के बाद उस मॉलिक्यूल के अंदर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है या जो स्टेरिक इंटरेक्शन हो रहा है, उसमें क्या चेंज आ रहा है, उसकी स्ट्रेंथ में, उसकी एनर्जी में क्या चेंज आ रहा है, उस चेंज को हम प्रेडिक्ट करके बायोलॉजिकल एक्टिविटी से उसको जो है वो कोरिलेट करते हैं। ये इस बेसिक जो है वो क्या कहते हैं, आपके पास कॉम्फा की जो है वो आपके पास बेसिक कॉम्फा की जो है वो प्रिंसिपल है। सही है। क्या प्रिंसिपल है कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, उसे हमने एक
क्रिस्टल लैटिस के अंदर या ग्रिड बॉक्स के अंदर प्लेस कर दिया प्रॉपर्ली अलाइन करके। अब इस ग्रिड बॉक्स के जो है वो क्या है, पॉइंट्स हैं, सही है। फॉर सपोज़ ये 4 एंगस्ट्रॉन का ग्रिड बॉक्स है, सही है। हर पॉइंट को हम कहते हैं ग्रिड पॉइंट, सही है। उसके बाद हम यहाँ पर एक प्रॉब एटम जो है वो प्लेस कर देते हैं, क्योंकि हमने बात की थी लाइगेंड जो है वो किसके साथ इंटरेक्ट करता है, रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट करता है और एक स्पेसिफिक स्पेस में इंटरेक्ट करता है। तो इसी तरह से हमने इस मॉलिक्यूल को एक स्पेसिफिक स्पेस में पुट किया, जिसे हम ग्रिड बॉक्स कह रहे हैं, क्यूबिक बॉक्स कह रहे हैं, क्यूबिक ग्रिड बॉक्स कह रहे हैं। और उसके अंदर हमने एक प्रॉब एटम को प्लेस कर दिया। अब वो प्रॉब एटम भी डिफरेंट टाइप का हो सकता है, सही है। उस प्रॉब एटम से हम फिर हर एक पॉइंट पे जो है वो इंटरेक्शन चेक कर रहे होते हैं अपने मॉलिक्यूल का, कि उस मॉलिक्यूल के अंदर जो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हैं वो किस तरह से जो है वो इंटरेक्ट कर रहे हैं, किस टाइप की बॉन्डिंग फॉर्म कर रहे हैं और उनकी वैल्यूज़ क्या हैं। और उन वैल्यूज़ को फिर हम एक्सट्रैक्ट कर कर एक इक्वेशन ड्राइव करते हैं और इक्वेशन ड्राइव करने के बाद स्टैटिस्टिकल टूल लगाते हैं और स्टैटिस्टिकल टूल लगाने के बाद हम उसको बायोलॉजिकल एक्टिविटी से कंपेयर कर लेते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो बेसिक प्रिंसिपल है कॉम्फा की, जिस पे कॉम्फा जो है वो वर्क कर रहा होता है, जिसमें हम इंटरेक्शन बेस्ड स्टडीज़ कर रहे होते हैं बिटवीन द प्रॉब एटम एंड द मॉलिक्यूल फॉर ईच ग्रिड पॉइंट। और फिर यहाँ पर जो है वो हम उन एनर्जीज़ को कैलकुलेट करते हैं, सही है। तो ये कॉम्फा की बेसिक अप्रोच है, सही है। अच्छा, यही वाली बात है कि किस तरह से हम जो है वो क्या कहते हैं परसीव कर सकते हैं। जिस तरह से हमें डायरेक्शन के लिए कंपास चाहिए होता है, कंपास हमें एग्जैक्ट डायरेक्शन के बारे में बताता है कि हम किस मैग्नेटिक फील्ड पे खड़े हुए हैं। मैग्नेटिक फील्ड को सेंस करके कंपास जो है वो हमें डायरेक्शन के बारे में बताता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड होगी नहीं तो हम डायरेक्शन को पता ही नहीं लगा सकते। तो इसी तरह से बेसिकली एक फ़ील्ड को परसीव करने के लिए एक प्रॉपर रिसीवर का होना ज़रूरी है जो उसके साथ जो है वो इंटरेक्ट करे। कंपास मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करता है और हमें जो है वो डायरेक्शन के बारे में बताता है। इसी तरह से मॉलिक्यूल जो है वो बेसिकली उसके अराउंड एक फील्ड है। अब उस फील्ड को सेंस करने के लिए एक रिसीवर का होना ज़रूरी है। तो रिसीवर के लिए हम यहाँ पे जो यूज़ कर रहे हैं वो हम प्रॉब एटम यूज़ कर रहे हैं। वो प्रॉब एटम उस मॉलिक्यूलर फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेगा और इंटरेक्ट करने के बाद हमें एक स्पेसिफिक वैल्यू देगा और उस स्पेसिफिक वैल्यू को यूज़ करेंगे हम QSR मॉडल को प्रेडिक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर बेसिकली हमारे पास हम प्रॉब का इस्तेमाल करते हैं मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन फील्ड को परसीव करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे मैंने शो किया हुआ है, ये हमारे पास एक प्रॉब एटम है और ये प्रॉब एटम इस पूरी मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री है उसके अराउंड जो फील्ड है तीनों डायमेंशन में, XYZ डायमेंशन में, उसके साथ जो है वो इंटरेक्ट कर रहा है और इंटरेक्ट करके हमारे पास एक वैल्यू दे रहा है, सही है। तो ये वाली बात है कि अगर हमें फील्ड की प्रेजेंस के बारे में मालूम करना है और हमें जो है वो उसको मेजर करना है तो उसके लिए हमें जो है वो प्रॉब का इस्तेमाल करना पड़ेगा। प्रॉब जो है वो बेसिकली क्या करता है, प्रॉब को जो है वो बेसिकली हम ग्रिड के अंदर एक स्पेसिफिक पॉइंट पे प्लेस कर देते हैं और वो प्रॉब जो है वो उस पूरी ग्रिड पॉइंट्स के अंदर सर्कुलेट करता है और सर्कुलेट करने के बाद इंटरेक्ट करता है उस मॉलिक्यूल के साथ और उस मॉलिक्यूल को इंटरेक्शन करने की वजह से जो एक स्पेसिफिक वैल्यू आती है वो उसको जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास, हम उसे मेजर कर लेते हैं, सही है। अब प्रॉब की सिलेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सही है, कि आया हम उस मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं या हम स्टैटिक एनर्जी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं या ओवरऑल पूरे मॉलिक्यूल की एनर्जी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। अगर हम स्टैटिक एनर्जी कैलकुलेट करना चाहें तो हमें स्टैटिक बेस्ड प्रॉब यूज़ करना पड़ेगा। और अगर हम जो है वो बेसिकली आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन मालूम करना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी मालूम करना चाहें तो हमें चार्ज प्रॉप यूज़ करना पड़ेगा, सही है। अब ये प्रॉप मतलब एटम ही होता है बेसिकली। प्रॉप क्या होता है, एक स्पेसिफिक टाइप का एटम होता है, या तो बेसिकली हमारे पास वो चार्ज होता है या तो वो अनचार्ज होता है, सही है, ये वाली बात है। अब कितने टाइप के प्रॉप्स होते हैं और किसको किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर हम किसी भी मॉलिक्यूल की स्टेरिक फील्ड को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं या उसकी स्टेरिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम बेसिकली आपके पास सिंगल एटम प्रॉप यूज़ करते हैं और जो हम एटम यूज़ करते हैं वो बेसिकली sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम होता है, सही है। sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम क्या करता है, वो उस पूरे मॉलिक्यूल के जो ग्रिड पॉइंट्स होते हैं उस गिवन स्पेस के अंदर जब उस मॉलिक्यूल को हम ग्रिड के अंदर प्लेस करते हैं, प्लेस करने के बाद डिफरेंट पॉइंट्स के साथ वो इंटरेक्ट करता है और इंटरेक्ट करने के बाद उस मॉलिक्यूल के अराउंड जो स्टेरिक फील्ड होती है उसके इंटरेक्शन करने की वजह से बेस्ड ऑन द डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप उसके साथ जो है वो इंटरेक्ट करता है और इंटरेक्ट करने के बाद स्टेरिक फील्ड को हमें कैलकुलेट करके बता देता है। लेकिन अब जब हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड चाहिए होती है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को मेजर करने के लिए हम प्रॉब एटम
कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज प्रॉब एटम ही यूज़ करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उसकी चार्ज जो है वो बेसिकली हम +1 रख देते हैं, उसको चार्ज कर देते हैं। तो ये प्रॉब बेस है, सही है। इसी तरह से अगर हमें जो है वो पूरे जो है वो क्या कहते हैं आपके पास मॉलिक्यूल उनको जो है वो स्कैन करना होता है, तो मॉलिक्यूल की स्कैनिंग के लिए हम मल्टी एटम प्रॉब्स यूज़ करते हैं, जिसमें हमारे पास एक से ज़्यादा एटम जो है वो यूज़ करते हैं, जैसे CH3 NH2 अमाइड फंक्शनल ग्रुप, वाटर, अमोनिया, कार्बन, कार्बोक्सिलेट। तो ये डिपेंड करता है कि हम किस टाइप की एनालिसिस जो है वो करना चाह रहे हैं। ये बेसिकली हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर, हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर्स एनर्जीज़ को कैलकुलेट करने के लिए और हाइड्रोफोबिक एनर्जीज़ को कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो हम कॉमसिया में यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर देखिए एग्जांपल दी जा रही है किस तरह से। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारे पास जो है वो, यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊँ तो ये हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं एक मॉलिक्यूल है, उसको हमने एक बॉक्स के अंदर जो है वो क्या किया हुआ है, प्लेस किया हुआ है। ये मॉलिक्यूल है, इसको हमने क्या किया हुआ है, एक बॉक्स के अंदर प्लेस किया, और इस मॉलिक्यूल की अपनी अराउंड क्या है, एक फील्ड है। अब यहाँ पे देखें तो ये जो एटम है, ये जो मूव कर रहा है स्पेसिफिक ग्रिड पॉइंट पे, ये है बेसिकली आपके पास प्रॉब एटम। और यहाँ पर जब हमने प्रॉब एटम यूज़ किया, इसके ऊपर चार्ज है, तो यानी कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की वैल्यू उसको कैलकुलेट करके बताएगा। ये हर पूरे मॉलिक्यूल पे जो है वो स्पेसिफिक ग्रिड पॉइंट्स पे इंटरेक्ट करेगा, और इंटरेक्ट करने की वजह से देखें इसकी एनर्जी जो है वो चेंज होती जा रही है, इसकी वैल्यू जो है वो चेंज होती जा रही है। और हमें ये जो है वो बेसिकली आपके पास कैलकुलेट करके बताएगा स्पेसिफिक ग्रिड पॉइंट्स पे एनर्जी के कौन से ऐसे मॉलिक्यूल के पार्ट्स हैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिकली फेवरेबल हैं और जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिकली फेवरेबल नहीं है, सही है। तो ये जो है वो प्रॉब एटम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए। इसी तरह से यहाँ पर देखें तो ये वाला प्रॉब एटम जो है वो sp3 कार्बन हाइब्रिडाइज एटम है, और ये जो है वो बेसिकली स्टेरिक फील्ड की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल होगा, जो कि हमें बताएगा कि कौन से ऐसे रीजन है मॉलिक्यूल में जो स्टेरिकली फेवरेबल हैं और कौन से ऐसे रीजन है जो स्टेरिकली फेवरेबल नहीं है, सही है। तो इस तरह से जो है वो बेसिकली हम प्रॉब एटम का यूज़ करके एनर्जीज़ की वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर रहे होते हैं, और ये प्रॉब एटम इसी तरह से जो है वो सर्कुलेट करता है उसके अंदर। ये मल्टी प्रॉब एटम है जो कि पूरी इंटायर मॉलिक्यूल उनकी एनालिसिस के लिए जो वो यूज़ किया जाता है। देख रहे हैं आप, इसकी वैल्यू चेंज होती जा रही है विद रिस्पेक्ट टू द मूवमेंट ऑफ द ग्रिड पॉइंट्स, सही है। इस तरह से तो हम यही काम करते हैं कि हम क्या करते हैं, हम बेसिकली सबसे पहले मॉलिक्यूल के अराउंड एक क्रिस्टल लैटिस जनरेट करते हैं। उसकी एक स्पेसिफिक टाइप की डायमेंशन होती है, जैसे आपने देखा कि इस पूरे मॉलिक्यूल को हमने एक बॉक्स में प्लेस कर दिया, और फिर हम प्रॉब एटम को इसके अराउंड क्या करें, हर एक ग्रिड पॉइंट के अराउंड मॉलिक्यूल के अराउंड उसको जो है मूव करें, और एनर्जी की वैल्यू जो है वो चेंज होती जा रही है। कहीं एनर्जी की वैल्यू बढ़ रही है, कहीं एनर्जी की वैल्यू कम हो रही है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम चेक कर लेते हैं कि जहाँ एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होती है तो वो रीजन जो है वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा होता है स्टैटिक फील्ड के अंदर, और जहाँ एनर्जी की वैल्यू कम होती है तो वो रीजन कम कंट्रीब्यूट कर रहा होता है, यानी कि वो स्टैटिकली अनफेवरेबल है। तो यहाँ से हम उन रीजन्स का भी पता लगा लेते हैं जो स्टैटिकली फेवरेबल हैं या स्टैटिकली अनफेवरेबल हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिकली फेवरेबल है और इलेक्ट्रोस्टैटिकली अनफेवरेबल, यानी कि अगर हम वहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट लगाएंगे तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी पे या तो बहुत ज़्यादा अच्छा फ़र्क पड़ेगा या तो बहुत जो है वो ख़राब फ़र्क पड़ेगा। तो ये चीज़ें पता लगाते हैं। पहले हम मॉलिक्यूल को अलाइन करते हैं प्रॉपर्ली और फिर उस ग्रिड बॉक्स में प्लेस करते हैं। प्लेस करने के बाद हम ग्रिड पॉइंट्स को डिफ़ाइन करते हैं, जहाँ पे हमारा प्रॉब एटम जो है वो स्पेसिफिक डायमेंशन पे उसके साथ इंटरेक्ट करेगा, और इंटरेक्ट करने के बाद जो है वो एनर्जीज़ को कैलकुलेट करेगा। अब डिपेंड करता है कि हम स्टैटिक फील्ड कैलकुलेट करें या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कैलकुलेट करें, तो स्पेसिफिक टाइप का प्रॉब एटम यूज़ करेंगे, और फिर उसकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करके हम एक इक्वेशन जनरेट करेंगे, और इक्वेशन जनरेट करके हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करेंगे, और फिर उसके बाद हम उसको बायोलॉजिकल एक्टिविटी से कंपेयर कर लेंगे, सही है। इसी तरह से यहाँ पे देखा कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉब एटम लिया, तो अब इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉब एटम किस तरह से उस हर एक मॉलिक्यूल के जो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में अपना रोल प्ले करें, उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं डिफरेंट डायमेंशंस में, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेगा, और जो स्टेरिक इंटरेक्शन हो रहा होगा उसका अलग जो है वो वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी स्टैटिक प्रॉब जब हम यूज़ करेंगे। तो ये उसकी रिप्रेजेंटेशन है, सही है। यही बात की कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब किस तरह से कॉम्फा परफॉर्म की जाती है। सबसे पहले हम जो है वो अपने एनालॉग्स का एक सेट जो है वो क्या कहते हैं आपके पास बनाएंगे, यानी कि फॉर सपोज़ मैंने एक 21 कंपाउंड या 31 कंपाउंड्स को डिज़ाइन किया, और फिर उनको हमने जो है वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज किया। सुपर इम्पोजिंग का मतलब ये होता है कि हम सारे कंपाउंड को एक प्रॉपर कन्फॉर्मेशन में लेके आ जाते हैं, उस कन्फॉर्मेशन में लेके आते हैं जिस कन्फॉर्मेशन में वो रिसेप्टर से जो है वो बाइंड करते हैं, यानी कि बायो एक्टिव कन्फॉर्मेशन में ले आते हैं। क्योंकि कन्फॉर्मेशन में अगर हम नहीं लाएंगे तो हमारे पास जो है वो एरर्स के चांसेस ज़्यादा होंगे। उनको प्रॉपर्ली अलाइन करके उन्हें फिर जो है वो हम एक
लैटिस बॉक्स बनाते हैं और उसकी ग्रिड पॉइंट्स को डिफ़ाइन करते हैं और फिर उसके अंदर जो है वो हम अपने मॉलिक्यूल को प्लेस कर देते हैं और फिर एक प्रॉब एटम प्लेस करते हैं। फिर प्रॉब एटम के साथ इंटरेक्ट करता है। इंटरेक्ट करने के बाद हम जो है वो एनर्जीज़ को कैलकुलेट करते हैं। एनर्जीज़ को कैलकुलेट करने के बाद कोरिलेशन फंक्शन लगाते हैं और फिर प्रिडिक्टिबिलिटी ऑफ द मॉडल को जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर रिजल्ट्स को एक्सपोलिएट करते हैं। सही है। कॉम्फा परफॉर्म करने के लिए हमें इस बात का ख्याल रखना होता है कि जितने भी हमारे एनालॉग्स हैं उनका सबका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन डिफरेंट हो और जो है वो क्या कहते हैं वो सब कंपाउंड जो है वो एक्टिव हों, सब एक तरीके से ही बाइंड हो। सिमिलर बायो जो है वो उनकी कन्फर्मेशन होनी चाहिए, उनकी जो है वो एक ही तरह की एंथैल्पिक रिएक्शन जो है वो शो करें और उनकी एनिट्रॉपी की वैल्यू भी जो है वो सिमिलर हो और उनकी एनर्जीज़ भी सिमिलर हो। अगर इन सब में से किसी में भी फ़र्क आएगा तो उनको हम कॉम्फा के ज़रिए मॉडल नहीं कर पाते। सही है। ये हमें अजम्पशन लेनी होती है। ये कॉम्फा का जो है वो मेथड है कि सबसे पहले आप अपनी जो है वो एनालॉग्स की लिस्ट बनाते हैं। फॉर सपोज़ मैंने 31 कंपाउंड्स लिए। 31 कंपाउंड में से हमने जो है वो 4 कंपाउंड्स को अलग कर लिया। उन्हें हमने जो है वो एज अ ट्रेनिंग सेट के तौर पे ले लिया, यानी कि हम उन्हें ऑलरेडी पहले से ट्रेन करवा रहे हैं। और सारे कंपाउंड में से हमने किसी एक कंपाउंड को सेलेक्ट कर लिया जिसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू सबसे अच्छी थी। सही, जिसकी IC50 की वैल्यू सबसे अच्छी थी। यानी कि पहले हम उन्हें एक्सपेरिमेंटली टेस्ट करके उन सब कंपाउंड के IC50 अपने पास नोट कर लेंगे। सही है। और फिर हम उन कंपाउंड्स को क्या करेंगे, अलाइन करेंगे, सुपर इम्पोज करेंगे, उन्हें एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में लेके आएंगे, उनको चार्ज देंगे, उनको जो है वो बेसिकली आपके पास ऑप्टिमाइज़ करेंगे, उनकी एनर्जी को मिनिमाइज़ करेंगे ताकि उस मॉलिक्यूल के अंदर जो भी स्टेरिक क्लैशेज़ हैं, जो भी जो है वो प्रॉब्लम है वो मिनिमाइज़ हो जाए। उसके बाद फिर हम एक लैटिस बनाएंगे, एक बॉक्स बनाएंगे 30 स्टेप में। बॉक्स बनाने के बाद जो है वो क्या कहते हैं, यहाँ पर हम जो है वो बॉक्स बनाएंगे। हम जो है वो बेसिकली क्या करेंगे, बॉक्स बनाएंगे, उस मॉलिक्यूल के अराउंड बॉक्स बनाएंगे, उस मॉलिक्यूल को उसके अंदर प्लेस करेंगे। प्लेस करने के बाद हम प्रॉब एटम प्लेस करेंगे। फिर वो प्रॉब एटम जो है वो उसके साथ इंटरेक्ट करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक वैल्यूज़ आएंगी और हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं स्टैटिक वैल्यूज़ आएंगी XYZ डायमेंशन में। और जो है वो फिर उसके बाद हम उसको जो है वो एक इक्वेशन ड्राइव करेंगे। इसके ऊपर जो है वो हम पार्शियल लीस्ट स्क्वायर मेथड लगाएंगे, कोरिलेट करेंगे। कोरिलेशन के बाद क्वालिटी ऑफ मॉडल को प्रेडिक्ट करेंगे। जो हमने मॉडल डिज़ाइन किया है क्या वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से कोरिलेट कर रहा है नहीं कर रहा। अगर R² की वैल्यू 1 के बराबर आएगी तो वो जो है वो हाईली कोरिलेटेड मॉडल जो होगा उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। और फिर हम रिजल्ट्स को एक्सपोलिएट करेंगे कि कौन कौन सी रीजन है उस रेफरेंस मॉलिक्यूल के जो स्टेरिकली फेवरेबल हैं और कौन कौन से रीजन स्टेरिकली अनफेवरेबल हैं, कौन कौन से रीजन इलेक्ट्रोस्टैटिकली फेवरेबल हैं, कौन कौन से रीजन इलेक्ट्रोस्टैटिकली अनफेवरेबल हैं। यानी कि जहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें फेवरेबल एक्टिविटी मिलेगी, एक्टिविटी बढ़ जाएगी, और कहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो आपके पास वो जगह अनफेवरेबल होगी स्टेरिकली भी और इलेक्ट्रोस्टैटिकली भी। तो इस तरह से एक पूरी जो है वो कॉम्फा अप्रोच जो है वो इस्तेमाल की जाती है। सही है। इसी तरह से यहाँ पे जब हम क्या करते हैं, हर एक मॉलिक्यूल को जो है वो 1 बाय 1 जो है वो क्या कहते हैं इंटरेक्ट करवाते हैं प्रॉब एटम से। और हर एक मॉलिक्यूल के जो है वो बेसिकली हमारे पास डिफरेंट एंड स्टेरिक डिस्क्रिप्टर की वैल्यूज़ आती हैं XYZ डायमेंशन की, और इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्क्रिप्टर की वैल्यूज़ आती हैं XYZ डायमेंशन की। और उसी को यूज़ करते हुए जो है वो हर मॉलिक्यूल की एक इक्वेशन ड्राइव होती है। और यहाँ पर नंबर ऑफ़ डिस्क्रिप्टर बहुत ज़्यादा होते हैं, 1000 से 2000 नंबर ऑफ़ डिस्क्रिप्टर्स जो है वो हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर डायमेंशन इन्वॉल्व हो गई। हर एक जो है वो पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल से जो है वो प्रॉब एटम इंटरेक्ट करता है तीनों डायमेंशन में, XYZ डायमेंशन में। फॉर एग्जांपल एक मॉलिक्यूल में 30 एटम्स हैं तो XYZ डायमेंशन के हिसाब से 90 जो है वो बेसिकली आपके पास क्या हो गई, वैल्यूज़ हो गई। सही है। और 90 को जब आप जो है वो उसका क्यूब ले लेंगे XYZ डायमेंशन में तो कितनी हो गई, 2700 वैल्यूज़ हो गई स्टेरिकली भी और इलेक्ट्रोस्टैटिकली भी। तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ डिस्क्रिप्टर्स जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और इक्वेशन भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाती है। सही है। यहाँ पर मसला क्या आता है कि कुछ ऐसे डिस्क्रिप्टर्स होते हैं जिनकी आपस में वैल्यू जो आपस में कोरिलेट होते हैं, जिसकी वजह से जो है वो बेसिकली आपके पास प्रॉब्लम जो है वो जनरेट हो जाती है। तो इस प्रॉब्लम को या इस एरर को सॉल्व करने के लिए हम पार्शियल लीस्ट स्क्वायर मेथड फॉलो करते हैं। पार्शियल लीस्ट स्क्वायर मेथड क्या करता है, सिर्फ उन्हीं वेरिएबल्स को कंपेयर करता है जो एक दूसरे से कोरिलेट नहीं करते। सही है, जो रिपीट नहीं होते। अनरिपीटेड वैल्यूज़ को जो है वो यूज़ करता है, जिसकी वजह से जो है वो
बायोलॉजिकल एक्टिविटी की जो इक्वेशन होती है वो जो है वो क्या कहते हैं आपके पास क्या हो जाती है, सिंप्लीफाई हो जाती है। और इस तरह से फिर हम जो है वो डिस्क्रिप्टर्स को यूज़ करके, जो कोरिलेट नहीं करते उनको यूज़ करके जो है वो हम बायोलॉजिकल एक्टिविटी को प्रिडिक्ट कर लेते हैं। और जब बायोलॉजिकल एक्टिविटी प्रिडिक्ट हो जाती है तो फिर हम यहाँ पर जो है वो क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे पास जो है वो ग्राफ बनता है, जैसे इस टाइप का ग्राफ बनता है। हर एक मॉलिक्यूल की बायोलॉजिकल एक्टिविटी को हम प्लॉट करते हैं बेस्ड ऑन देयर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और जो है वो प्रेडिक्टर की वैल्यू के दरमियान जब हम कोरिलेट करते हैं और हर कंपाउंड को प्लॉट करते हैं सही है। और प्लॉट करने के बाद देखते हैं किस कंपाउंड की वैल्यू जो हमने QSAR मॉडल के ज़रिए प्रेडिक्ट की है और जो हमने एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन करके प्रेडिक्ट किए आपस में कोरिलेट करिए और कौन सा कंपाउंड जो है वो हाईली कोरिलेटेड है, उसी को फिर हम आगे यूज़ करते हैं फॉर द मॉडिफिकेशन। सही है। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो 3D QSAR एनालिसिस जो है वो परफॉर्म की जाती है। और यहाँ पर हमारे पास इंटरेक्शन के बाद हमारे पास जो है वो एक हमारे पास मैप भी मिलता है। वो मैप हमें ये बताता है कि कौन से ऐसे रीजन्स हैं उस मॉलिक्यूल के अंदर जो इलेक्ट्रोस्टैटिकली फेवरेबल हैं, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिकली अनफेवरेबल हैं। यानी कि जहाँ पर हमने ऐसे ग्रुप की सब्स्टिट्यूशन कर दी जो कि वो कौन से रीजन है कि जहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो कंपाउंड के इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को बढ़ाएगा, और कौन से ऐसे रीजन है कि जहाँ पर अगर हमने सब्स्टिट्यूशन कर दी तो इलेक्ट्रोस्टैटिकली अनफेवरेबल इफेक्ट मिलेगा, और कौन से ऐसे रीजन है कि जहाँ पर हम बल्कि ग्रुप लगाएंगे तो वो जो है वो बायोलॉजिकल एक्टिविटी को बढ़ाएगा। और कौन से ऐसे ग्रुप हैं, कौन से ऐसे रीजन है उस मॉलिक्यूल में जो कि स्टैटिकली अनफेवरेबल है कि जहाँ पर हमने बल्कि ग्रुप लगा दिया तो कंपाउंड की एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। तो ये जो चीज़ कहलाती है कॉन्टोर मैप्स। कॉन्टोर मैप्स क्या होते हैं? कॉन्टोर मैप बेसिकली आपके पास जब हमने प्रॉब एटम को हर एक ग्रिड पॉइंट पे उस मॉलिक्यूल के साथ जो है वो इंटरेक्ट करवाया, तो इंटरेक्ट करवाने की वजह से जो हमारे पास एक स्पेसिफिक वैल्यू आई हमारे पास, सही है, स्टेरिक की भी वैल्यू आती है और जो है वो बेसिकली आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक की भी वैल्यू आती है। तो उस वैल्यू की बेसिस के ऊपर हम उस वैल्यू को क्या करते हैं, उसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन से मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आती है तो वो वैल्यू हमें बताती है कि वो पर्टिकुलर टाइप का रीजन XYZ डायमेंशन में क्या वो स्टेरिकली फेवरेबल रोल प्ले करेगा। यानी कि जब हमने वहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूशन कर देनी है तो क्या वो सब्स्टिट्यूशन उसके लिए स्टेरिकली फेवरेबल होगी उस कंपाउंड के लिए, या स्टेरिकली अनफेवरेबल होगी। इस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक की वैल्यूज़ आती हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिकली फेवरेबल होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिकली अनफेवरेबल होगी। जैसे यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉन्टोर मैप दिया हुआ है, सही है। फॉर सपोज़ हमारे पास हमने और उसने ये बोला कि जो P9800 के ऊपर जो डिस्क्रिप्टर है, सही है, वो P9800 से लेकर P9801 तक जो डिस्क्रिप्टर है वो जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिकली अनफेवरेबल है। मतलब उस रीजन के ऊपर हम कोई इलेक्ट्रोस्टैटिकली सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते। अगर हमने वहाँ पर उस कंपाउंड के रीजन के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक सब्स्टिट्यूशन की तो उस कंपाउंड की बायोलॉजिकल एक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। और देखें यहाँ पर इक्वेशन के अंदर जो है वो ये जो वैल्यूज़ आ रही हैं ये नेगेटिव में आ रही हैं। ये नेगेटिव की वैल्यूज़ बता रही हैं कि ये जो रीजन है उस मॉलिक्यूल का, ये जो डायमेंशन है उस मॉलिक्यूल की बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉब एटम इंटरेक्शन, वो जो है वो बेसिकली आपके पास क्या है, वो एक्टिविटी के अंदर कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे उस मॉलिक्यूल की। और इसी तरह से जो प्लस वाली रीजन्स हैं P5001 से लेकर P5002 तक, ये वो रीजन है बेसिकली जहाँ पर प्रॉब एटम ने फेवरेबल इंटरेक्शन शो किया, और यही वो रीजन है कि जब यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो हमारे पास अच्छी बायोलॉजिकल एक्टिविटी वाले कंपाउंड मिलेंगे। और कुछ ऐसे रीजन भी हैं कि जो एक्टिविटी के अंदर कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, चाहे आप उसमें सब्स्टिट्यूशन करें या ना करें। इसी तरह से स्टेरिक कॉन्टोर मैप बनता है। स्टेरिक कॉन्टोर मैप में ये देखें आप, तो जो ग्रीन वाला जो पार्ट होता है, फॉर सपोज P2301 पर जो रीजन है, जो डिस्क्रिप्टर है, वो प्लस 0.1% कॉन्ट्रीब्यूट करेगा एक्टिविटी के अंदर की। यानी कि अगर आप यहाँ पर कोई स्टेरिक वाला ग्रुप लगा देंगे, कोई बल्कि ग्रुप लगा देंगे तो प्लस 0.1% एक्टिविटी ऑफ द कंपाउंड बढ़ जाएगी। इसी तरह से अगर आप P1400 से लेकर P1401 पे कोई ग्रुप लगाएंगे तो वो स्टेरिकली अनफेवरेबल होगा। वो क्या करेगा, वो कंपाउंड की एक्टिविटी को -0.04 या -0.05% डिक्रीज़ कर देगा, सही है। तो इस तरह से हम
जो है वो क्या करते हैं, प्रॉब एटम की इंटरेक्शन की बेसिस के ऊपर जो वैल्यूज़ आती हैं स्टेरिक डिस्क्रिप्टर की और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्क्रिप्टर की, उसको यूज़ करते हुए हम उस मॉलिक्यूल के रीजन्स को प्रेडिक्ट कर लेते हैं। एक मॉडल डिज़ाइन कर लेते हैं कि अगर हमने इस रीजन के ऊपर जो है वो ये रीजन इलेक्ट्रोस्टैटिकली फेवरेबल है, ये रीजन इलेक्ट्रोस्टैटिकली अनफेवरेबल है, ये एक्टिविटी में इतना % कंट्रीब्यूट करेगा, ये एक्टिविटी में इतना % कंट्रीब्यूट करेगा, कहाँ हमें बल्कि ग्रुप लगाना है, कहाँ हमें बल्कि ग्रुप नहीं लगाना, कहाँ हमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाना है, कहाँ हमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाना है। तो इस तरह जो एक्टिविटी को बढ़ाएगा या कम करेगा, तो इस तरह से हम कॉन्टोर मैप्स की बेसिस के ऊपर भी जो है वो QSAR मॉडल को प्रेडिक्ट कर लेते हैं। सही है। और यहाँ पर बेसिकली अगर आप देखें तो ये स्टेरिक कॉन्टोर मैप है उस कंपाउंड का। देखें ये वो जो येलो वाले रीजन्स हैं वो जो है वो बेसिकली आपके पास स्टेरिकली अनफेवरेबल है, यानी कि अगर हमने इस मॉलिक्यूल की डायमेंशंस के ऊपर कोई बल्कि ग्रुप अटैच कर दिया तो उस कंपाउंड की बायोलॉजिकल एक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। और ये जो ग्रीन वाला रीजन है ये फेवरेबल रीजन है, स्टेरिकली फेवरेबल रीजन है, यानी कि जब प्रॉब एटम ने इस रीजन में इस मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट किया तो जो एनर्जी की वैल्यू आई वो प्लस में आई, यानी कि प्रॉब एटम ने बताया कि इस रीजन के ऊपर जब हम कोई बल्कि ग्रुप अटैच करेंगे तो यहाँ इस रीजन से क्या हो जाएगी, बल्कि ग्रुप अटैचमेंट की वजह से इस कंपाउंड की जो है वो बायोलॉजिकल एक्टिविटी बढ़ जाएगी बेस्ड ऑन द स्टेरिक फील्ड इनहेंसिंग। सही है। इसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉन्टूर में बातें, रेड रीजन हमें ये बताता है कि अगर ये जो रीजन है बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिकली अनफेवरेबल है, यानी कि जब प्रॉब एटम ने यहाँ पे इंटरेक्ट किया तो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की वैल्यू जो है वो नेगेटिव में आने लगी कि अगर हम यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाएं तो कंपाउंड की एक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाएगी। और ये जो ब्लू रीजन है ये इलेक्ट्रोस्टैटिकली फेवरेबल है, यानी कि जब इलेक्ट्रोस्टैटिक ग्रिड बॉक्स के अंदर इस कंपाउंड से प्रॉब एटम ने इंटरेक्ट किया तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से जो है वो बेसिकली जब हम कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाएंगे तो इस कंपाउंड की एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी बेस्ड ऑन द इंक्रीज़ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन एनर्जी। तो इस तरह से हमें 3D QSR मॉडल से जो है वो एक तो हमारे पास बायोलॉजिकल एक्टिविटी को हम एक्सपेरिमेंटल प्रेडिक्टेबल वैल्यू को कोरिलेट कर लेते हैं और हमें मैपिंग भी हो जाती है हमारे कंपाउंड की कि कहाँ कहाँ सब्स्टिट्यूएंट्स लगाकर हम अपनी जो है वो डिज़ायर्ड एक्टिविटी जो है वो अचीव कर सकते हैं। तो ये फ़ायदा होता है हमारे पास किसका, जो है वो 3D QSR मॉडल परफॉर्म करने का। अब यहाँ पे एक वीडियो देखें आप, इससे आपको और कंफर्म हो जाएगा। ये हमारे पास एक कंपाउंड है, जब हमने 3D QSR मॉडल जो है वो बनाया तो उस मॉडल के ज़रिए स्टेरिक एक मैप हमें मिला। स्टेरिक मैप से हमें पता चला कि ये जो कंपाउंड की जो एरोमेटिक रिंग है उस पर जो है वो ग्रीन कलर का रीजन हमारे पास आया। तो ये ग्रीन कलर का जो रीजन है ये स्टेरिकली फेवरेबल है, मतलब यहाँ पर अगर हम कोई बल्कि सब्स्टिट्यूएंट लगाएंगे तो कंपाउंड की जो एक्टिविटी होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी। और ये वाली जो एरोमेटिक रिंग सेकंड पर है ये जो रीजन है ये स्टेरिकली अनफेवरेबल है, यानी कि अगर हमने यहाँ पर कोई बल्कि ग्रुप लगा दी तो कंपाउंड की एक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाएगी। अब अगर आप देखें तो मैंने ये बताया था कि हम रेफरेंस कंपाउंड को यूज़ करते हैं। रेफरेंस कंपाउंड को यूज़ करके उस पर हर एक मॉलिक्यूल को अलाइन करने के बाद जो है वो चेक करते हैं कि मैपिंग करते हैं। मैपिंग करने के बाद हमें पता चल जाता है कि भाई ये रीजन जो है वो स्टेरिकली फेवरेबल है और ये रीजन स्टेरिकली अनफेवरेबल है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो रेफरेंस मॉलिक्यूल की जो वैल्यू है वो 1100 नैनोमोलर है। सही है। यानी कि ये जो रेफरेंस मॉलिक्यूल है 1100 नैनोमोलर पे अपने जो है वो इनहिबिटरी कंसंट्रेशन जो है वो शो कर रहा है। अब क्या हुआ, अब हमने जो है वो क्या किया, अब हमने जो है वो यहाँ पर जो है वो हमने क्या किया, जब इसने यहाँ पे IC50 जब अब इसने यहाँ पर जो है वो एक बल्कि ग्रुप अटैच किया तो कंपाउंड की IC50 कितनी हो गई, 46 नैनोमोलर हो गई, यानी कि कंपाउंड की एक्टिविटी इंक्रीज़ हो गई। जितनी कंसंट्रेशन जो है वो IC50 की वैल्यू कम होती जाएगी कंपाउंड उतना ही जो है वो क्या होता जाएगा, एक्टिव होता जाएगा। यानी कि जब इसने यहाँ पे कोई बल्कि ग्रुप अटैच किया तो वो पोजीशन स्टेरिकली फेवरेबल थी, स्टेरिकली फेवरेबल होने की वजह से कंपाउंड की एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ हो गई। फिर उसने दूसरा ग्रुप यहाँ पे प्लेस किया। सही है। अब उसने जब इस येलो वाले रीजन के अंदर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट ऐड किया तो कंपाउंड की एक्टिविटी क्या हो गई, डिक्रीज़ हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जो IC50 है उसकी वैल्यू बढ़ गई। जब IC50 की वैल्यू बढ़ेगी तो कंपाउंड की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। तो इस तरह से भी आप देखें कि 3D QSR हमें बता देता है कि कौन सा रीजन फेवरेबल है और कौन सा रीजन अनफेवरेबल है, स्टेरिकली या फिर आपके पास
जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिकली। तो अब आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिकली के ऊपर। इसी मॉलिक्यूल की हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉन्टूर मैप बनाया। तो ये जो ब्लू वाला रीजन है ये हमें बताता है कि आपके पास अगर आप यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिकली कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाएंगे तो कंपाउंड की एक्टिविटी इन्हेंस हो जाएगी। और अगर आप यहाँ पर रेड रीजन के ऊपर कोई भी आपके पास जो फंक्शन ग्रुप लगे हुए हैं उनके ऊपर कोई आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाएंगे तो कंपाउंड की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। तो अभी रेफरेंस कंपाउंड की वैल्यू क्या थी, 1100 नैनोमोलर थी, सही है। और जो है वो क्या कहते हैं आपके पास क्या हुआ, जब आपने जो है वो रेड कलर के रीजन के ऊपर जो है वो कोई भी सब्स्टिट्यूएंट प्लेस किया तो कंपाउंड की एक्टिविटी क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई, यानी कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिकली फेवरेबल था। ओवरऑल नेगेटिव चार्ज जो है वो इंक्रीज़ हो गया। और जब आपने ब्लू कलर पे जो है वो अटैचमेंट की तो कंपाउंड की एक्टिविटी डिक्रीज़ हो गई, यानी कि पॉजिटिव चार्ज कंपाउंड का बढ़ गया जिसकी वजह से उसकी एक्टिविटी डिक्रीज़ हो गई। यानी कि ब्लू कलर रीजन इलेक्ट्रोस्टैटिकली अनफेवरेबल है और रेड कलर रीजन जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिकली फेवरेबल है। तो 3D QSR मॉडलिंग के ज़रिए हमारे पास इस तरह से हम सब्स्टिट्यूएंट इनको प्लेस करके डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टोर मैप्स हम जो है वो एक्टिविटी को एनहेंस कर सकते हैं या ऐसे कंपाउंड बना सकते हैं जो स्टेरिकली फेवरेबल भी होते हैं, स्टेरिकली अनफेवरेबल भी होते हैं, सही है। अल्हम्दुलिल्लाह आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। तो यहाँ आके हमारे पास 3D QSR जो वो ख़त्म हो जाता है। कॉम्फा को हमने अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया और फिर हम नेक्स्ट क्लास में जो है वो एग्जांपल देखेंगे कॉम्फा की और कोमिसा को टच करेंगे और ये पूरा हमारे पास मेडिसिनल केमिस्ट्री का जो कोर्स होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। इसको ध्यान से पढ़िएगा और इसको नेट से भी सर्च कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू सो मच। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में अब कंप्यूटेशनल वर्क की तरफ जाएंगे और इसको जो है वो कंप्यूटेशनल डॉकिंग में आपको सिखाऊंगा, मॉलिक्यूलर सिमुलेशन की थ्योरी दूंगा और SAR और QSR और एडमी काइनेटिक्स भी समझाऊंगा डिफरेंट सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है।